हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आरटीपी नवंबर 2022 और हम पार्ट कवर करेंगे बीसीआर, जो आपका पेपर 2 का पार्ट बी है, सेक्शन बी, बीसीआर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और हम इसका आज डिस्कस करते हैं आरटीपी की किस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम्स में आने के लिए और हर चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी वेटेज होती है, थोड़ा इस बात पे भी गौर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस वेरी फर्स्ट चैप्टर, कम्युनिकेशन। एज यू ऑलरेडी नो, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है आपका और 4 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक पार्ट कम्युनिकेशन का होता है। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 यू हैव टू डू एनी 3। हर जगह कम्युनिकेशन का 2 नंबर की ही वेटेज है, कोई भी आप एक इसमें से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब 2 नंबर में ही आता है तो पहली बात आपको फोकस खाली और खाली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ही करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक में से कोई 2 बताने हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारी हैं, कुड बी अपीयरेंस, कुड बी सिंबल, कुड बी पैरा लैंग्वेज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें से हम कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक को इन डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विच मीन्स आप लिखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नंबर 1 physical non-verbal communication, which means the facial expression, the gestures, the way you speak to others, your body language is physical non-verbal communication। बस सेकेंड पार्ट लिख दीजिए आप पैरा लैंग्वेज में भी। पैरा लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट कर दी है? द टोन, द एक्सप्रेशन, the pitch of your voice, the loudness of your voice expresses more than the words। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो होता है वो यही है जब कम्युनिकेशन हम बिगिन करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो इसमें आपने लिखना है कम्युनिकेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल, इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ठीक है, द सेंडर एनकोड्स द मैसेज, एनकोड द मैसेज मतलब उसको कुछ शब्द देता है मैसेज को, यूजिंग अ मीडियम और चैनल, सेंड्स इट टू द डिकोडर who decodes the message, understands the meaning of the conveyed message and returns a valid feedback। Communication is only complete when the feedback is given। ओके, आगे बढ़ते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं हम सेंटेंस टाइप वाले चैप्टर 2 में से एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है इसकी वेटेज पहले तो देखिए आप 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स इन द सेंस कि ये और वोकैबुलरी मिलके 3 नंबर की आती हैं, चाहे 2 मार्क के ये आ जाए आपकी ग्रामर और 1 की वोकैब, या 1 की वोकैब 2 का ग्रामर, किसी भी ऑर्डर में आ सकती है ये। ओके, तो कहते हैं चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। जब जनरली क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव टू पैसिव में, पर यहाँ पे ये भी एक तरीका है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, दैट इज पैसिव टू एक्टिव वॉइस। इसके लिए आपको रूल्स की नॉलेज होनी जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है, कौन से टेंस में बात हो रही है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू ब्लू कार वॉज स्टोलन बाय अ नोटेड गैंगस्टर। वॉज क्या बता रहा है? पास्ट टेंस। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इनको रिवर्स कर देंगे। अ नोटेड गैंगस्टर स्टोल अ न्यू ब्लू कार, सिंपल पास्ट है ये, वॉज वर्ब के साथ सिंपल पास्ट यूज होता है, ये आप सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट दिस ईयर, यहां से पार्लियामेंट उठाइए, द पार्लियामेंट सिंपली passed a bill this year। Accounts is being taught by Mr. Sharma, is being taught, ing से क्या आपको रिलेशन बताया था? कॉन्टिन्यूस टेंस है, इंग वाला फॉर्म यूज करना है। मिस्टर शर्मा इज टीचिंग अकाउंट्स। द कुकीज वर स्टोलन बाय द लिटिल किड, वर मीन्स पास्ट, द लिटिल किड स्टोल द कुकीज। A type of air pollution is caused by hydrocarbons, is caused क्या बता रहा है? ये सिंपल प्रेजेंट है, ऐसा होता है। हाइड्रोकार्बन्स cause a type of air pollution। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी एक्टिव टू पैसिव।
सबसे पहले वर्ब को उठाया करो और उसका फॉर्म जाना करो। जैक इज बिल्डिंग अ हाउस, यहां से उठाया वर्ड आपने बिल्डिंग, बिल्डिंग है क्या, कॉन्टिन्यूस टेंस, इंग फॉर्म यूज हो रहा है, तो जहां कॉन्टिन्यूस होता है वहां बीइंग लगा देते हैं, जहां परफेक्ट हैज हैव होता है वहां बीईएन बीन लगा देते हैं। जैक इज बिल्डिंग अ हाउस इज बीइंग बिल्ट, थर्ड फॉर्म लगेगा बाय जैक। A burglar broke the window. The window was broken by the burglar. I was watering the plants. Ing. The plants were being watered by me. The teacher wrote an essay on the blackboard. यहां से उठाएंगे आप, ब्लैकबोर्ड से नहीं उठाएंगे। An essay was written. Wrote का फॉर्म हो जाएगा written. Was written by the teacher on the blackboard. Star Channel will telecast a new show soon. अब will वाले फॉर्म में will be हो जाता है। A new show will be telecasted, third form, by the Star Channel soon. आते हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। यहां पे आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास कॉमा सब रिमूव करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है तो हमें यही चीजें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती है। तो आते हैं यहाँ और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राधा आस्क्ड मी टू वेट देयर अंटिल शी रिटर्न्ड। हम ना रूल्स को उल्टा लेके चलेंगे। अब जब आपको एक लिस्ट पढ़ाई गई थी, हेयर चेंजेस टू देयर, दिस चेंजेस टू दैट, टुडे चेंजेस टू दैट डे, अब उन्हें उल्टा लेके चलिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है। तो यह सीधा आपका ऐसे बनेगा, राधा said, put a comma, inverted commas, wait here until she कौन है, राधा, वो बोल रही है I return. John said that German was easy to learn. Was का वापस चलिए टेंस, is John said, comma, quotes, German is easy to learn, full stop. The speaker asked to be quiet and listen to him. The speaker said, be quiet, ये quotes में आ जाएगा, and listen to me, वो अपने बारे में कह रहा है। The helper urged to call an ambulance. इस urge केस में हम please भी लिख सकते हैं। The helper said, please call an ambulance. The guru ordered his student to shoot the arrow. अब ordered वाला word said से ही यूज होता है। गुरु said, the guru said, यहां पे एक और जन आ गया ना, his student, to his student. said to ही चेंज हो गया था ordered में, तो वापस जब हम गए, the guru said to his student, shoot the arrow. बात खत्म। आइए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। अब चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम। अब यहां पे चिल्ड्रन आपकी वोकैबुलरी कितनी इनरिच्ड है, आपने कितनी रीडिंग करी है, कितनी बुक्स पढ़ते हो, कितनी इंग्लिश बोलते हो और लिखते हो, ये सब मैटर करेगा आपकी वोकैब बिल्डिंग पे। बिकॉज इन क्वेश्चंस की कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, इन क्वेश्चंस का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। वोकैबुलरी इज एक्चुअली अनलिमिटेड, कहीं से कुछ भी उठा के दे देंगे वो आपको। तो आपको जितने वर्ड्स की नॉलेज होगी आपको इजी होगा। कुछ तो हम हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इनडेट क्वेश्चन पूछा गया, अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता है, बट इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट ओवरलोड, किसी चीज को ओवरलोड कर देना। पिटीशन ये कॉमन वर्ड है, किस रेफरेंस में सुना है कि कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल करी, तो आप गेस कर सकते हो ना कि किसी ने अपील करी होगी कोर्ट में किसी चीज के लिए, तो इसका ऑप्शन है अपील। रिजॉइस ये भी हम कॉमनली सुनते हैं, लेट अस ऑल रिजॉइस, किसी बात पे खुश होते हैं हम सारे। अब ये रीवर्क, गोस्टली, इंटेलिजेंट से रिलेटेड नहीं है, रिजॉइस एक फीलिंग है, इट इज रिलेटेड टू प्लेजर। फिर आते हैं हम कैलस में। कैलस मीन्स हार्टलेस, कंसर्न, प्राइमरी, वेरी ओल्ड। ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जिसका मीनिंग होता है हार्टलेस, जिस इंसान का दिल ना हो, बेरहम हो,
वो कैलस नेचर का है। ऐसे ही इडियम्स आपके आ सकते हैं, ये सब वोकैब पार्ट में है, उसी 3 नंबर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इडियम्स का मीनिंग कभी भी डायरेक्ट रिलेटेड आपके सेंटेंस वाला नहीं होता। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी दोनों दुनिया का अच्छा, ऐसा रिलेटेड टू वर्ल्ड तो नहीं होगा। आइडियल सिचुएशन, गुड साइन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, हम कहते हैं ना ही इज वेरी लकी, ही हैज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी एक आइडियल सिचुएशन है, बहुत अच्छे हालात में वो रह रहा है। ऐड फ्यूल टू फायर, अब यहाँ आप गेस कर सकते हैं कि जब फ्यूल ऐड किया जाता है फायर में तो आग भड़कती है, तो ये बर्निंग से रिलेटेड नहीं है, फ्यूल प्राइसेस से भी नहीं है, रिस्की थिंग से भी नहीं है। टू ऐड मोर टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, पहले ही जैसे कहो माई मदर वॉज ऑलरेडी एनॉयड एंड व्हेन शी सॉ माई रिजल्ट कार्ड इट एडेड फ्यूल टू द फायर, और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। अ पीस ऑफ केक, यहाँ पे आपका पीस ऑफ केक अगेन केक से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, इट मीन्स दिस टास्क वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आसान काम एंड ईजी थिंग टू डू। बेड ऑफ रोजेस, कॉमन कहावत सुनी होगी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी लाइफ इज नॉट ओनली कंफर्ट, सिर्फ आराम नहीं है जिंदगी में। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा से ही पता लग रहा है कि कुछ एडिशनल एफर्ट करा जा रहा है, सो इसका आंसर वॉक से रिलेटेड नहीं है, टायर्ड से नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड से नहीं है, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। पुट योर फुट इन योर माउथ, इसका रिलेशन आपका क्या हो सकता है, क्रिटिसिज्म, एरोबिक से तो बिल्कुल नहीं है, इजी गोइंग एटीट्यूड भी नहीं होगा, यह से समथिंग यू शुड नॉट बी सेइंग, क्योंकि फुट इन माउथ कोई भी नहीं डालता, तो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो आपने बोल दी। स्टेप अप योर गेम, इसे हम रिलेट कर सकते हैं टू क्विट, टू टेक थिंग्स इजिली, और देखते हैं क्या ऑप्शन है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉल्ट्स, परफॉर्म बेटर। स्टेप अप करना यानी किसी चीज में बेहतरी लाना, इस तरह से उसे लॉजिकली सोच लिया करो वर्ड को, इट इज स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। अगेन वोकैबुलरी आपकी अपनी नॉलेज पे है चिल्ड्रन, और कितनी आप रीडिंग करते हो। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, दिस इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, और ये कंपल्सरी पार्ट में आता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, उसके फर्स्ट पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके आंसर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो इसकी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर्स मिल जाएंगे, बट इसको थोड़ा पढ़ते समय विजिलेंट रहना है, फोकस्ड रहना है। इसका एक तरीका यह है कि हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें और फिर टेक्स्ट पे जाएं। अब यहाँ पे बात करिए इन द फ्रेज सिंबल नॉट ऑफ टेरेनी बट ऑफ लिबर्टी, ये माइंड में रखेंगे पढ़ते समय कि समथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट टेरेनी, वो क्या होती है, कोई एक चीज है जो सिंबल नॉट ऑफ टेरेनी है बट ऑफ लिबर्टी है। फिर व्हाट इज द नरेटर ट्राइंग टू प्रीच बाय दिस पैसेज, इस पूरे पैसेज का सारांश मीनिंग पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। व्हाट रीजन डिड द लेडी गिव फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ये माइंड में रखेंगे, कोई लेडी मिडल ऑफ रोड जा रही होगी, उसने क्या रीजन दिया, वो क्यों जा रही है। और सिनोनिम ढूंढना है परप्लेक्सिटी वर्ड का, सिनोनिम ढूंढने के लिए बेस्ट तरीका होता है उसकी लोकेशन वर्ड की देखो और किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, एंड यू कैन वेरी वेल गेस द सिनोनिम। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज लिबर्टी, ये बातें माइंड में रख के आइए पढ़ते हैं इस पैसेज को और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है अ स्टाउट ओल्ड लेडी, स्टाउट होता है लिटिल फैट, was walking around with a basket down the middle of a street in Petrograd to the great perplexity of traffic, बहुत ज़्यादा chaos था ट्रैफिक का, लार्ज अमाउंट थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा था ट्रैफिक का, तब वो वहाँ पे गई। यहाँ से हमें देखो परप्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, परप्लेक्सिटी ऑफ ट्रैफिक, अ ग्रेट कमोशन, अ ग्रेट रश ऑफ ट्रैफिक विद नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ, पेरिल मीन्स डेंजर, ट्रैफिक में निकल गई और उसको कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियंस, किसी ने पॉइंट आउट करा होगा भाई पेवमेंट पे चलो, फुटपाथ पे चलो, पेडेस्ट्रियंस मीन्स पीपल हु वॉक, बट व्हाट डिड शी रिप्लाई, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वीव गॉट लिबर्टी नाउ। यहाँ देखिए क्या बात करी जा रही है कि आज़ादी है, वो कहती मैं एक आज़ाद देश में रहती हूँ, मैं आज़ादी है, मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी चलूँ, तो वो सड़क के बीच में ही निकल गई चलने के लिए। It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the pedestrian to walk, then end of liberty would be universal chaos. अगर ऐसे लिबर्टी हर एक को मिलने लग गई, जहाँ मर्जी चलो, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो देश में, तो फिर तो यूनिवर्सली क्योटिक हो जाएगा। क्योटिक मीन्स कंफ्यूजन ही रह जाएगी आपस में, तबाही मच जाएगी तब।
एवरीवन विल बी गेटिंग इन समबडीज एल्स में, जिसकी मर्जी होगी रास्ते में आ जाएगा, नोबडी विल गेट एनीवेयर. दिस विल बिकम अ सोशल एनार्की, कंफ्यूजन और सोसाइटी में डिस्टॉर्शन. देर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक दीज डेज. लिबर्टी ड्रंक मतलब लिबर्टी के नशे में चूर हो रखी है दुनिया, जस्ट लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट. एंड जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स, it means that in order that liberty of all may be preserved, liberty of everyone must be curtailed. Curtailed means cut short. हर एक की पूरी जनता की लिबर्टी मेंटेन हो, इसलिए इंडिविजुअल लिबर्टी पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी, बैन करना जरूरी है. When the policeman at Piccadilly Circus steps to the middle of the road and puts out his hand, he is a symbol not of tyranny but of liberty. टिरनी से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे टायरेंट होते थे, हिटलर को कहा जाता था वो एक टायरेंट है, अ क्रूअल रूलर. तो कहते हैं कई बार क्या होता है, पिगडली सर्कस एक बहुत फेमस सर्कस है और बहुत रश होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन, वो अगर बाहर निकल के ट्रैफिक को बता रहा है कि कहाँ मूव करना है, डायरेक्शंस दे रहा है, तो ही इज नॉट अ सिंबल ऑफ टिरनी. लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, कितना क्रूअल है, कितना रूड है, बट ही इज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी. वो आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में चलने को कह रहा है ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रह सके. You may not think so. You may be in a hurry, seeing your car being pulled down by the insolence. Insolence means rudeness of this officer. कई बार आपको लगेगा कि ये बड़ा रूड है, इसने यहाँ से मेरी कार क्यों उठा ली, और मेरी लिबर्टी हैज़ बीन आउटरेज्ड, मेरे हाथों से मेरी लिबर्टी छीन ली गई है, मेरी लिबर्टी की इंसल्ट करी गई है. हाउ डज दिस फेलो इंटरफेयर विद योर यूज ऑफ पब्लिक हाईवे. क्योंकि आपने तो सोचा पब्लिक हाईवे मेरा है, मेरी लिबर्टी है, मैं जहां मर्जी चाहूँ अपनी कार रोक सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, जो मर्जी करूँ, लेकिन आपकी एक कार रुकने से सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो गया. कहता है इफ यू आर अ रीजनेबल पर्सन यू विल रिफ्लेक्ट, आपको समझ में आएगा. इफ ही डिड नॉट इंटरफेयर ही विल नॉट इंटरफेयर विद एनीवन एल्स. तो पिकेडली सर्कस क्या बन जाएगा, अ मेलस्ट्रॉम दैट यू विल नेवर क्रॉस, एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा कंफ्यूजिंग प्लेस जिस जगह से आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर किसी ने अपनी कार रोड पे खड़ी करी होगी आपके जैसे. You have submitted to a curtailment, again curtailment, cut short of private liberty in order that you may enjoy a social order. आपकी लिबर्टी को कुछ रिस्ट्रिक्ट करा गया है ताकि सोशली डिसिप्लिन मेंटेन हो सके. लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक पर्सनल, देखो लिबर्टी की डेफिनेशन पूछी थी ना, पर्सनल अफेयर नहीं है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना पड़ता है. इट मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी. ऑफ कोर्स आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक. कहते मेरी वैसे लिबर्टी के बारे में अगर सोचा जाए तो कोई बंदा बोले मैं ड्रेसिंग गाउन में ही बाहर निकल जाऊं, हु विल स्टॉप मी. आप मेरे पे हंस सकते हो पर मैं आपके हंसने का बुरा नहीं मना रहा, ये मेरी लिबर्टी है. आई वॉन्ट टू वेयर डाई माई कलर में बी रेड ग्रीन ब्लू, मेरी लिबर्टी है. वेयर एन आउट कोट एंड सैंडल्स, गो टू बेड लेट, गेट अप अर्ली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. बट ऐसी सोसाइटी अगर होने रह गई तो सोसाइटी में डिसिप्लिन नाम की, कर्टेसी नाम की, डिसिप्लिन तहजीब नाम की कोई चीज़ ही खत्म हो जाएगी. कहता है इन द फ्रेज सिंबल नॉट ऑफ टिरनी बट लिबर्टी, व्हाट डज द वर्ड टिरनी मीन. मैंने आपको पहले कहा टिरनी का मतलब होता है क्रूएलिटी, जब हम किसी के ऊपर बहुत हार्श हैं. ओके, सो टिरनी हियर यू कैन सिंपली से मीन्स बीइंग वेरी क्रूअल और ब्रूचल. यहाँ पे वर्ड ब्रूचुअल भी दिया है. What is the narrator trying to preach by means of this passage? He is trying to tell that liberty should not only be related to an individual. In order to maintain discipline in the society, the liberty of everyone has to be restricted to some extent. लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि कुछ मर्जी करो. स्टेट इन 2 sentences ये बताना है आपने. What reason did the lady give for walking in middle of road? ये तो सिंपली दिया हुआ था. She said she had the liberty. She was living in an independent nation. She could walk anywhere. Perplexity का मीनिंग मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही इससे रिलेट करके बता दिया था. देखो perplexity of traffic है, तो इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे सूट करता है. आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं. क्या कहता है मोरालिटी. मोरालिटी तो किसी के बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती है. प्लेजर, खुशी होना, कन्फ्यूजन या हॉरर. यहाँ 2 में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, पर ट्रैफिक का हॉरर नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा. तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज लिबर्टी. ऑथर के अकॉर्डिंग लिबर्टी, ये देखिए यहाँ से उठा लीजिए, इट इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, इट इज एन अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी. थोड़ा सा वर्ड्स को
आंसर्स को अपने वर्ड में ट्रांसफॉर्म करके लिखिए, तो आपके चांसेस होते हैं दैट यू विल स्कोर वेल। डू नॉट जस्ट कॉपी द टेक्स्ट। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे पैसेजेस दिए हुए हैं, अगर हम इन सबको डिस्कस करने लग जाएं तो मुझे लगता है एंडलेस है ये टास्क। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है हमारा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है, इसमें आपको 3 काम करने होते हैं। आपको एक टेक्स्ट दिया, आपने उस टेक्स्ट को पढ़ा, समझा, उसका एक सेंट्रल थीम उठा लिया। जैसे हमने अभी जो पैसेज पढ़ा उसका थीम था लिबर्टी, है ना, तो ऐसे ही उस पैसेज का एक थीम उठा लिया, टाइटल उठा लिया। वो टाइटल लिखेंगे आप सबसे ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड अलाइंड होता है ये। उस टाइटल के बाद नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे हर एक पैराग्राफ में से एक मेन हेडिंग सोच लो कि वो पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, और फिर उसके सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ये आपने पढ़ा होगा, हम एक साथ इसके नोट्स बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या अप्रोप्रिएट हेडिंग सब हेडिंग दी जा सकती है। चलिए जी, वी कहता है वी हैव वन मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम द लोएस्ट मैन टू द हाईएस्ट योगी, वी हैव द मेथड कॉल्ड कंसंट्रेशन। एक्चुअली ये पैसेज बेस्ड कंसंट्रेशन पे ही है, तो आपका मेन थीम बन सकता है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन, द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या खाली कंसंट्रेशन, हाउ टू अटेन इट। इसमें कहाँ से पॉइंट्स उठाएंगे, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ी जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें उठाएंगे। केमिस्ट हु वर्क्स इन लेबोरेटरी, पहला एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ केमिस्ट का। ही कंसंट्रेट्स द पावर ऑफ हिज माइंड, ब्रिंग्स देम इनटू फोकस, थ्रोज ऑन द एलिमेंट। ये 3 इसके सब पॉइंट बन सकते हैं। हाउ डज अ केमिस्ट कंसंट्रेट, इसके पॉइंट बन सकते हैं। एलिमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड नॉलेज कम्स। एस्ट्रोनॉमर एक और पॉइंट बना लेंगे, कंसंट्रेट्स ऑन पावर ऑफ माइंड, ब्रिंग देम इनटू फोकस, थ्रोज द वन ऑब्जेक्ट थ्रू टेलीस्कोप। सो इन एवरी केस प्रोफेसर इन चेयर स्टूडेंट्स और बुक के साथ कंसंट्रेट कर सकता है। अलग अलग लोग बताए हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करते हैं। The more the power of concentration, more is the knowledge acquired, because there is only one method. Even the lowest shoe black, shoe polisher जो है, if he pays more concentration, will polish shoes better. How can concentration be improved बन सकता है इसकी heading, या other cases where concentration is required in case of shoe black, more concentration, better polish of shoes. Cook अगर concentrate करेगा, focus करेगा on the work, he will cook a better meal. Making money, worshipping God, everything concentration is required. Even though concentration is the key to acquiring knowledge, it is not easy to attain. तो आप लिख सकते हो, अगली हेडिंग बना सकते हो, concentration not an easy task, या difficulties in concentration. It is a skill that can be developed through patience and practice. सब हेडिंग बन जाएंगी। To control our sense and gather our awareness into focus. Life is complex. There are very issues varying for our attention, and it is difficult to focus on one thing. Even if we try to concentrate on the work in hand, हमारा subconscious mind इधर उधर भागता है और बातें सोचता है without realizing it. So it requires requirement for concentration, discipline, willpower, self-control. However, the effort is worth and it pays rich dividend. क्या उसके outcome है? Accomplishment of our goals. इसकी अगर हम heading अब यहाँ पे देखते हैं, बनानी शुरू करते हैं, थोड़ा यहाँ से देखी जाएंगे। इसको एक heading दे देते हैं, The Art of Concentration. ये मेन हमारा टाइटल बन गया, ठीक है। अब हम देंगे हेडिंग 1 करके। यहां पे बात हुई थी लोएस्ट मैन टू योगी, दे यूज द सेम मेथड कॉल्ड कंसंट्रेशन। केमिस्ट, हाउ टू अटेन, ऐसे बना ली हेडिंग। 1.1 केमिस्ट। केमिस्ट क्या क्या करता है? 1.1.1 क्या करता है? पावर ऑफ माइंड को कंसंट्रेट, इसमें कुछ हमें शॉर्टकट्स भी बनाने हैं। कंसंट्रेट डॉट पावर ऑफ माइंड 1.1.2। उसके बाद वो क्या करता है? ब्रिंग्स देम इनटू फोकस, BRG लिख दिया, ब्रिंग फोकस। 1.1.3 बाकी उसके स्टेप्स लिख लीजिए। फिर 1.2 केमिस्ट के बाद अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, इसके पॉइंट लिख लीजिए 1.1, 1.2.1, 1.2.2।
कैसे करता है ये देखिए मैंने मार्क करे हुए हैं। कंसंट्रेट द पावर, थ्रोज देम इनटू ऑब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, एस्ट्रोनॉमर करता है। और इसकी एक और हेडिंग अगर मैं बनाना चाहूँ, ये तो हो गए। सेकंड पैसेज में से मैं क्या बनाऊंगी, इवन द शू ब्लैक के बारे में बात करिए और कुक के बारे में, तो हाउ टू अटेन इट, मोर केसेस ऑफ कंसंट्रेशन, 1 2.1 बनेगा, उसके सब पॉइंट है तो 2.1.1 2.1.2। मोर केसेस ऑफ कंसंट्रेशन में पहले आप ये लिख सकते हो शू ब्लैक। इसके पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ ही पेज मोर अटेंशन, पे मोर ATT अटेंशन के लिए लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट 2.2 बन गया आपका कुक, 2.2.1 इसके पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। इस तरह पॉइंट बनाए गए, मोर केसेस। फिर ये कह रहा था डिफिकल्टीज, DIFF लिख दिया, इन कंसंट्रेशन, यहां पे बनाइए जी 3.1। क्या डिफिकल्टी है, इट इज अ स्किल, नीड्स, इसका पॉइंट बना सकते हैं 3.1.1 पेशेंस, क्या क्या चाहिए, पेशेंस। 3.1.2 दूसरा प्रैक्टिस। आप समझ रहे हैं ये कहां से उठाया मैंने, इसी में से उठाया कि इसके लिए दो चीजें क्या चाहिए, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन क्या क्या चाहिए, पेशेंस, प्रैक्टिस। 3.2 और क्या है, नीड, फोकस। इस तरह पॉइंट आप बनाई जाइए, ठीक है। और ये ऐसे 3 लेवल तक भी बना लो तो बहुत है। इसके बाद क्या करना होता है, पॉइंट्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे बनानी होती है एक की, एब्रीविएशन की। यहाँ लिखा एब्रीविएशन और यहाँ पे लिखा फुल फॉर्म। यहाँ पे आपको बताना है CONC मीन्स कंसंट्रेशन, पूरा लिखना है, ठीक है। अगला हमने और क्या बनाया था यहाँ पे, DIFF मीन्स डिफरेंट, ये सारा मेंशन करेंगे। और इसके नीचे बनाएंगे समरी। अब समरी के लिए आप टेक्स्ट को रीड नहीं करोगे, इसी पॉइंट्स में से बनाओगे, यहां से देखो जो उठाओगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी अटेन्ड एज इन केस ऑफ केमिस्ट हु कंसंट्रेट्स ऑन द पावर ऑफ माइंड एंड ब्रिंग्स थिंग्स इनटू फोकस। In case of astronomer, he does this. Some more cases of मतलब ज्वाइन करे जाओ उन सेंटेंसेस को, इनको अलग अलग सेंटेंस ना लिखो, फिर यहाँ तो फ्रेजेस लिखे हैं, सेंटेंस जो बना रहे हो उनको कंबाइन करो, कंजंक्शंस यूज करो, लिंकिंग वर्ड यूज करो। जैसे मोर केसेस ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी इन केस ऑफ शू ब्लैक हु यूजेस दिस, पेज मोर अटेंशन एंड इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। डिफिकल्टीज इन अटेनिंग कंसंट्रेशन कुड बी लैक ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस, एंड से ज्वाइन कर दिया तो वो डिफरेंट पॉइंट्स कंबाइन हो गए। समरी आपकी जो है इट शुड बी 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ टेक्स्ट, 1/4 होनी चाहिए। 20 लाइनें हैं तो आपकी समरी 5 लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को, तीनों टास्क को अटेन करके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपकी इंडेंटेशन की मार्किंग है 1, हेडिंग और कंटेंट की मार्किंग है 1 नंबर की, आपकी ये एब्रीविएशंस हैं, समरी है, ये सारा मिला के आपके 5 मार्क्स हैं। तो चिल्ड्रन इसमें स्कोर करना मुश्किल नहीं होता, बस खाली क्या है कि आपको पॉइंट्स बनाने आने चाहिए। कहीं से एक पॉइंट ढूंढ लो और उनको लिख दो वहां पे। इंडेंटेशन ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब देखते हैं जी प्रिसी राइटिंग, क्वेश्चन 8 में ये राइटिंग सेक्शन में आती है और मैंने हर बार ये कहा है कि इसको अटेम्प्ट जरूर करो, इसमें टाइम कम लगता है। यस, पर अगर पैसेज बहुत लंबा है और समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ सकते हो आप। प्रिसी राइटिंग में आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जानी है, इसको आपने 1/3 ऑफ पैसेज बनाना है, 1/4 भी नहीं, 1/3 ऑफ पैसेज, मतलब 60 वर्ड्स के 20 बनाने हैं। शॉर्ट में लिखना है, एक हेडिंग देनी है और कुछ नहीं है। फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज एन एगनाइजिंग, एम्बैरेसिंग, स्केरियस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस, but it is educational, empowering, essential for a human being. Do you know perseverance or grit is a quality which has been described to control success? ये कुछ बात करी गई है स्ट्रॉन्ग विल पावर पे, एफर्ट्स पे, कि कैसे हम बेटरमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ बार बार परसिवरेंस और ग्रिट को रेफर किया गया, तो आप इसकी हेडिंग ही ऐसे डाल सकते हो, परसिवरेंस एंड इसेंशियल क्वालिटी, छोटी 2 हेडिंग, और यहां से शुरू हो जाओ समरीज की लिखनी, प्रिसी लिखनी, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाओ। देखो, फेलिंग इन लाइफ कैन बी अ स्केरी एक्सपीरियंस, इसको ऐसे सम अप कर लिया, बट इट इज ऑल्सो एजुकेशनल, परसिवरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इट,
3 लाइनों में बोल दिया मैंने ये। The other 6 other elements are curiosity, gratitude, optimism and so on. ऐसे कर दो। Thomas Edison gave an example of perseverance because he failed 1000 times in making a light bulb but took it positively. इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि उसने 1000 बार ट्राई करा, उसने कहा हजारों एक्सपेरिमेंट मेरे लिए डिफरेंट वेज एंड टू प्रोड्यूस अ लाइट बल्ब, और 1000 टाइम वो सक्सीड हो गया। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ग्रिट या परसिवरेंस हेल्प्स यू टू बी मोर सक्सेसफुल, वन शुड बी माइंडफुल एंड रिड्यूस द नॉइज ऑफ और रिड्यूस डाउट्स इन योर लाइफ, दिस विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, उसमें इन्हीं बातों को बहुत बहुत डिटेल में कहा गया है। लंबी कहानी, माइंडफुलनेस क्या होती है, कैसे आप फ्रस्ट्रेशन से निकल सकते हो। मुझे इस समरी में, प्रीसी में खाली मेन बातें बतानी हैं जिसे पढ़ के मेरा इन्विजिलेटर ये समझ जाए कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में था, इसमें क्या क्या बातें कवर्ड थी। सिर्फ हमारा पर्पस यही होता है प्रीसी राइटिंग का। ओके जी, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रीसी राइटिंग दिया है यहाँ। अब है आता है आपका आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर में आएगा। आर्टिकल राइटिंग एक बहुत बहुत इजी टास्क है, कॉमन सा टॉपिक है। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है देखो, अब सीधा है, शुड फिजिकल एजुकेशन बी कंपलसरी सब्जेक्ट टिल क्लास 12। मैंने यहाँ पे दे दी है हेडिंग क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऐसे एक हेडिंग दे दी। बाय करके एक नाम दे दिया, सपोज समृद्धि। स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहले में इंट्रो, फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, फिर बॉडी पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन। कैसे लिख सकते हैं, आते हैं इस पे वापस। इंट्रो में मैं स्टार्टिंग में लिख सकती हूँ, फिजिकल एजुकेशन हैज बीन मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टिल द लेवल ऑफ क्लास 12। ओके, एंड इंडीड it is the need of the hour because a sound mind, a sound body resides in a sound mind। कुछ इस तरह की आप कहावत देके, all work and no play makes Jack a dull boy, कुछ रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एक आपने कहावत दे दी, उसको बीच में डाल दो सिर्फ इंट्रो देने के लिए कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। ठीक है जी, फिर बात करो कि फिजिकल एजुकेशन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पैरा पे आया, इसकी और डिटेलिंग करी, दैट फिजिकल एजुकेशन विल हेल्प अस टू कीप फिट, ट्यून्ड अप, इट विल गिव आवर बॉडी गुड शेप, which will help to develop our personality as we will develop a positive attitude along with a, you can say, healthy lifestyle. For physical education, various games should be incorporated, facilities should be made at the school level, providing students with different sports equipment, good PE teachers should be kept in schools। उस बात पे फोकस करी जाओ। लास्ट में आके कह दो कि although academics are essential in a child's growth, but physical education is equally important and should be made compulsory till class 12। बस खत्म बात। किसी भी टॉपिक पे 3 पैराग्राफ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट आपके 200 to 250 वर्ड्स होने चाहिए। फाइन, आते हैं जी नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, एक इवेंट हुआ है जिसके बारे में आप एज अ 3rd पर्सन रिपोर्ट लिख रहे हो। अब देखो हुआ क्या, ये कहते हैं कल्चरल योगा प्रोग्राम हुआ 21 जून 2022 में ताल कटोरिया स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और ओकेजन क्या था, इंटरनेशनल योगा डे। अब आपने उसमें पार्टिसिपेट करा या नहीं करा, आपने उसके बारे में खाली क्या लिखना है, एक रिपोर्ट, एक 3rd पर्सन बन के रिपोर्ट लिखनी है कि क्या हुआ वहां पे। तो इसका फॉर्मेट क्या है यहाँ पे लिखेंगे। अब ये लिखनी है आपने रिपोर्ट, तो यहाँ पे एक पहले हेडिंग दे देंगे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, एक लाइन में प्रेफरेबली लिखिएगा। ठीक है, ये आपने इसकी हेडिंग दे दी। बाय, यहाँ पे नाम देना है कि कौन वो रिपोर्ट लिख रहा है, बाय सपोज राजन। स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देते हो डेट, टाइम, इवेंट। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ताल कटोरिया स्टेडियम न्यू दिल्ली। ओके, तो आप न्यू दिल्ली से लिख रहे हो। ठीक है, आपने लिखा न्यू दिल्ली, कॉमा, दिसंबर
7 सेमीकोलन 2022 भी लिख देते हैं, चलो 7 दिसंबर 2022 भी लिख सकते हो, कोलन, और फिर शुरू करा इन अ थर्ड पर्सन, पहली लाइन में इवेंट बता दोगे। द इंटरनेशनल योगा डे was celebrated here at the तालकटोरिया स्टेडियम on 21 जून, ये मुझे जून लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, on so and so date। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए? It began with the chief guest speech and the chief guest for that day was, let us say, Swami Ramanand. He gave a speech on the importance of yoga for young minds. The next event was various yoga asanas which were performed by the students of XYZ school. Then after that all the audience was told to perform certain asanas which kept on till let us say 2 o'clock. They were given a very light refreshment in between, and towards the end everyone was given a booklet on importance of yoga and the day culminated successfully. कुछ ऐसा सा करके मतलब डे के इवेंट्स बता के कैसे वो एंड हुआ, सिंपल इसी फॉर्मेट में आपने रिपोर्ट लिखनी है। इट इज़ जस्ट इजी, किसी एक इवेंट का कोई क्या कहेंगे, कोई किस्सा हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसको आंखों देखा वर्णन होता है ना, जैसे कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या इवेंट हुए, किस सीक्वेंस में हुए, यही आपने बताना है रिपोर्ट राइटिंग में। बट इसके फॉर्मेट को जरूर माइंड में रखिएगा कि आप वहाँ पे डेट और प्लेस पहली लाइन में यहाँ पे मेंशन करके फिर रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। फाइन, आइए जी अगली, फॉर्मल लेटर एंड कम्युनिकेशन कहता है, ये कहता है ओके, ये पहला करते हैं। यू मैनेज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ लोकल रेस्टोरेंट सर्विंग वेजिटेबल फूड। आपने एक लेटर लिखना है प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स जो आपको अगले मंथ चाहिए टू MS खुराना एंड सन ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड। आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में खाने के बारे में या खाने की वेरियस चीज़ों से डील करते हैं कि कब कौन सा सामान मंगाना है, किस चीज़ की शॉर्टेज है, तो कुछ आपको लगा ग्रोसरी आइटम्स कम है और आप एक लेटर लिख रहे हो MS खुराना एंड सन्स ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड को कुछ सामान मंगाने के लिए। सो सिंपली दिस इज लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसमें सबसे ऊपर आता है आपका एड्रेस। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको इमेजिनरी एड्रेस लिख दो, हाउस नंबर 46 नॉर्थ एवेन्यू न्यू दिल्ली, ठीक है जी। उसके बाद आएगी डेट, लेटर से मैंने लिखा 21 जून 2022। इसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पे, MS खुराना एंड सन ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड। फिर डेजिग्नेशन आएगी द मैनेजर MS खुराना एंड सन न्यू दिल्ली, जिस भी जगह का नाम दिया हुआ होगा। इसके बाद आएगा जी डियर सर। फिर लिखेंगे जी आप सब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर ग्रोसरी आइटम्स। ये प्लेसिंग एन ऑर्डर है। यहां पे पहले पैरा में इंट्रो लिखोगे, जैसे दिस इज विद रेफरेंस to the catalog of various food items which we received from you last month. We found the rates very reasonable and are want to place an order with you. Second passage में आप लिखेंगे the order is as follows. यहां पे आपको एक टेबल बनाना स्टूडेंट जरूरी हो जाता है, ये मैं बता दूं आपको। सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी। सीरियल नंबर में मैंने लिखा 1, सपोज यहां पे मैंने लिखा फ्रेश वेजिटेबल्स, यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कैरेट्स, क्या क्या चाहिए मुझे। क्वांटिटी 10 पीस ईच या 10 किलोग्राम्स कह दो। सेकंड मैंने कहा फूड आइटम्स और क्या चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए मुझे, लेट अस से मुझे चाहिए फ्रूट्स कुछ सैलेड बनाने के लिए। फ्रूट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है, कितने केजी चाहिए, 5 kg 6 kg, क्वांटिटी वगैरह बता दी। लास्ट जो आपका पैसेज है उसमें आप मेंशन करोगे कि ये सामान मेरे तक कब तक पहुंचना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डिलीवर मी दीज आइटम्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक एज इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड
द पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट विल बी मेड इन कैश आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम्स, या द पेमेंट विल बी मेड ऑनलाइन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम्स. होपिंग फॉर गुड फ्यूचर रिलेशनशिप्स कह के यहाँ पे आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली, नाम लिख दीजिए अपना यहाँ पे. बस प्लेसिंग एन ऑर्डर में पहला पैरा इंट्रो, मुझे आपके बारे में कैसे पता लगा? थ्रू अ कैटलॉग विच यू सेंट मी. मैं क्यों लिख रहा हूँ? आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेसिंग एन ऑर्डर. सेकेंड में ये ऑर्डर आ जाएगा. थर्ड में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने बताए कि मुझे 1 वीक तक चाहिए, पेमेंट जो है वो मैं किस मोड से आपको करूंगा. ओके, एंड होपिंग फॉर गुड बिजनेस रिलेशन, एक अच्छी सी क्लोजिंग दे देते हैं और योर्स सिंसियरली करके इसको एंड कर दिया. आइए जी अगला देखते हैं बेटा. अब है राइटिंग फॉर्मल मेल. मेल राइटिंग में आपने क्या लिखना होता है? आपका होता है कंटेंट टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. किसने लिखी? टू, फ्रॉम. फ्रॉम में तो आपका नाम ऑटोमेटिक लिया जाता है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हो. टू, यहाँ पे किसी का ईमेल आईडी इमेजिनरी लिख लेते हैं. किस डेट को ईमेल लिखी गई, किस सब्जेक्ट पे, और ईमेल शॉर्ट में लिखिए. यहाँ पे लंबे लंबे कहानियां, सेंटेंसेस लेटर की तरह मत लिखिए. कहता है ऑन बिहाफ ऑफ योर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू राइट अ मेल टू ऑल द एम्प्लॉइज रिक्वेस्टिंग देम टू लॉग देयर एंट्री एंड एग्जिट टाइम इन द कंपनी न्यू मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन. कोई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां पे आपका ऑटोमेटेड टाइम एंटर हो जाता है, जैसे हम बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं. स्टेट दैट द डिटेल्स शुड बी सेंड टू द HR डिपार्टमेंट, साइन योर सेल्फ एज HR पर्सनल. तो आपने मेल यहाँ पे लिखी, किसी का ईमेल आईडी ऐसे ही इमेजिनरी लिख देते हो, खुराना @yahoo.co.in. CC करके एक दो को और लिख दो यहाँ पे नेम. डेट लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए रिगार्डिंग बायोमेट्रिक्स. यहां पे शुरू करिए डियर ऑल. डियर ऑल क्यों? क्योंकि ये मेल बहुत सारे लोगों को जा रही है, नहीं तो खाली एक का नाम लिख देते. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर अ बायोमेट्रिक. Everyone is supposed to log in their entry and exit time in that biometric application, as the details will be sent to the HR department on a weekly basis. Failing this, strict action will be taken against the defaulters. और नीचे साइन कर दीजिए यहाँ पे yours, यहाँ पे अपना नाम, या regards करके, thanks करके नीचे अपना नाम यहाँ पे लिखा है HR पर्सनल, अपनी डेजिग्नेशन लिख दीजिए. डन है जी. आते हैं जी रिज्यूम राइटिंग पे. अब रिज्यूम राइटिंग क्या कह रही है? यू आर फिरोज और फातिमा होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस. आप MLib हो, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, और आपने रिज्यूम लिखना है. आप एक स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो. अब स्टूडेंट रिज्यूम के लिए यहाँ पे कवर लेटर भी एडेड होता है. कवर लेटर होता है सिंपली इसी फॉर्मेट में जैसे हमने अभी लेटर लिखा था. आप जो एम्प्लॉयर है आपका, जो आपको रखेगा जॉब पे, उसको एक लेटर लिखोगे. अब स्कूल में लिख रहे हो ना आप, रेज्यूम फॉर अ जॉब एज अ सीनियर लाइब्रेरियन. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्टार्ट ऐसे कर सकते हो. यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, जो भी आया, डेट लिखी, उसके बाद आपने लिखा द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, उनको लिखा. यहाँ पे सब्जेक्ट डियर सर, सब्जेक्ट क्या लिखा? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीनियर लाइब्रेरियन. ये शॉर्ट में लेटर लिखना है क्योंकि रिज्यूम में ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए. लेटर में क्या लिखा? दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीनियर लाइब्रेरियन. आई एम होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन द सेम एंड हैव अ 5-year एक्सपीरियंस ऑफ एज अ लाइब्रेरियन इन अ रेप्यूटेड स्कूल. आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम. काइंडली कंसिडर माई कैंडिडेचर. ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कैंडिडेचर विच आई हैव इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद दिस. लिख के योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली अपना नाम लिख दीजिए. नीचे एंड में लिखना जरूर ऐसे इनक्लोज्ड रेज्यूम या बायोडाटा या कैंडिडेचर कुछ भी. अब आते हैं जी मेन इसके रेज्यूम पे. रेज्यूम का फॉर्मेट क्या है? आपने यहाँ पे सारी चीजें या तो ब्लॉक में बना दो या ऐसे. यहाँ आप अपना मेंशन करोगे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी.
फिर आएगी जी आपकी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी मैं यहाँ पे क्यों काम करना चाहता हूँ, ठीक है। विश टू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प मी इन माई ग्रोथ एंड इम्प्रूव माई स्किल्स, कुछ ऐसा लिख दिया। इसके बाद आएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आप यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोगे। पहले दोगे क्वालिफिकेशन एमलिब, फिर दोगे बीलिब, फिर दोगे +2 और फिर दोगे 10th। किस यूनिवर्सिटी से करी, यहाँ पे कोई कोई नाम लिख दीजिए, ठीक है। कौन से ईयर में करी, एमलिब सपोज 2012 में करी, बीलिब आपने करी थी 2000 में, 10 में सॉरी, इससे पहले जो आपने 12th करी 10th करी, ये 3 लिख दो। एक तो कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है, कौन से ईयर में हुई है, इस तरह का टेबल बनाया। इसके बाद कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई और अचीवमेंट है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अचीवमेंट्स, मुझे इस चीज़ में सर्टिफिकेट मिला है, इसमें गोल्ड मेडल मिला है, जितनी भी आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं उनको आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ओके। इसके बाद अचीवमेंट्स मेंशन करने के बाद आप नीचे उसके, आपकी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी हो गई अचीवमेंट्स, देन व्हाट यू कैन मेंशन इज एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़रूरी है। हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन सो एंड सो, किस स्कूल में मैंने पहले पढ़ाया या किस स्कूल में मैंने एज अ लाइब्रेरियन काम किया, अपना एक्सपीरियंस आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप आपकी एक्सपीरियंस के बाद आपका यहाँ पे इसके नीचे आएगा रेफरेंस। रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। रेफरेंस में कोई भी 2 जनों का नाम लिख सकते हो जिनके अंडर आपने या तो वर्क करा या जिनके एजुकेशन में आपके जिनका कोई हाथ था, उनका यहाँ पे नेम और फ़ोन नंबर आप मेंशन कर देंगे, फाइन। और एंड में आप यहाँ पे लिख देते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माई नॉलेज, कह के अपना वहाँ पे आप साइन कर देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ये डिक्लेरेशन करके कंप्लीट है आपका रिज्यूम। रिज्यूम मेकिंग, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज इसमें हमें 2 काम करने होते हैं, कवर लेटर भी बनाना है और साथ में रिज्यूम भी लिखना है, ओके। सो बहुत टैक्टफुली अगर करोगे तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर ढंग से किया हो क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जी, मीटिंग्स। यू हैव टू राइट मिनट्स ऑफ अ मीटिंग कंडक्टेड टू डिस्कस द इशू ऑफ एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम, और एम्प्लॉइज को वापस बुलाना है। देखिए मीटिंग का फॉर्मेट, वैसे मीटिंग क्वेश्चन बहुत कम आया एग्जाम में, बट अगर आता है, इसका फॉर्मेट क्या है, आपने यहाँ पे लिखना होता है डेट, वेन्यू और मीटिंग स्टार्टेड एट। जनरली हम मीटिंग एजेंडा को देख के लिखते हैं। डेट लिखा मैंने सपोज 13 अप्रैल 2022, वेन्यू कुछ भी लिख दो, कम्युनिटी हॉल, मीटिंग स्टार्टेड एट लेट अस से 3 PM, ठीक है। यहाँ पे अटेंडीज, पीपल इन अटेंडेंस, ये लिख दो, पीपल इन अटेंडेंस, कौन कौन था उस मीटिंग में, 4-5 जनों के यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है। मीटिंग स्टार्टेड एट, अभी आप सेंटेंसेस में लिखोगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये था डिस्कस द इशू ऑफ एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम एंड नीड टू कॉल द एम्प्लॉइज बैक होम। तो मिस्टर खुराना सीनियर मैनेजर वेलकम्ड द गेस्ट, ये हुआ। सेकेंड, मिस्टर नवजोत गेव अ स्पीच ऑन प्रीवियस ईयर्स, यू कैन से रिकॉर्ड्स, कुछ उन्होंने स्पीच दी या उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी, ये आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी का नाम लिख दो कि सो एंड सो डिस्कस्ड ऑन द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस इन द पास्ट 2 years। थर्ड बोलो, उसका अगला लिख दो, द चेयरमैन गेव एन अप्रेजल टू द पीपल हु हैड अटेंडेड ऑफिस रेगुलरली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ऐसा कुछ करा। और फिर फर्दर इश्यूज क्या, पीपल अगेन अ स्पीच वॉज गिवन बाय द MD टू मोटिवेट everyone to be regular and to start coming offline, ऐसा कुछ किया गया। and Mr. Khurana told about the new biometric system which will ensure that everyone is present in the office on time, ऐसा ऐसा करके then the chairman declared an open house।
ओपन हाउस में फ्री में खुलेआम डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है, सारी बात पे डिस्कशन होता है। एंड द मीटिंग केम टू अ क्लोज विथ अ थैंक यू नोट बाय द ऑर्गेनाइजर्स। बस ये तो बेटा देखो आप लोगों की इमेजिनेशन पे है कि एक मीटिंग हुई है, वहाँ पे किस तरह से किस सीक्वेंस में 4-5 चीज़ें करी गई होंगी और उसी अकॉर्डिंग आप ये सारा लिख दीजिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये कुछ बेनिफिशियल रहा होगा। आरटीपी थोड़ा हमने इसको प्रिसाइज वे में डिस्कस करा है, बट द नीड ऑफ द आर इज कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कितना वेटेज देकर या कितना समय देकर कितने एफर्ट डाल के सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।